नमस्कार। अक्सर ये सुनने में आता है कि हम साहित्य में या कला के किसी भी क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास कंसेप्ट्स की कोई कमी नहीं, हाँ वक्त की कमी ज़रूर करती है। लेकिन जो वाकई ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हो वह इसे एक पैशन की तरह लेता है, तब वक्त बंदिश नहीं बनता। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो सीनियर JKPS ऑफिसर हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर काम कर चुके हैं, वर्तमान में भी हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन साहित्य सृजन के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। शैलेंद्र सिंह जी, सर आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजेश्वर सिंह राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सर अक्सर जो भी राइटर बनता है उसकी ज़्यादातर शुरुआत बतौर कवि होती है या फिर निबंध लिखने से होती है, कहानी लिखने से होती है। आपकी शुरुआत सिर्फ सीधे उपन्यासकार के तौर पे या उससे पहले आपने कहानियाँ या किसी और विधा में भी हाथ आजमाया? मैं सच बताऊंगा कि मुझे कभी अभिलाषा नहीं हुई कि मैं एक लेखक बनूं, कहानीकार बनूं या कवि बनूं। हालांकि कभी गाना सुनना, कविता सुनना अच्छा लगता है। तो ये जो नावल मैंने पहला नावल लिखा, उस नावल को स्टार्ट मैंने किया था एक शॉर्ट स्टोरी कहानी से। तो मैंने एक बार कहानी लिखी, फिर उसको खुद मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ने वाले के मन में क्वेश्चंस, सवाल, प्रश्न उठेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने उसको फिर से लिखा और उसमें वो चीज़ें डाली, विस्तार दिया। फिर आपने विस्तार दिया। उसको विस्तार देने के बाद अगली बार फिर पढ़ा, फिर मुझे दूसरी जगह लगे कि यहाँ पे भी पढ़ने वाला जो है, मान लो एक इंटरनेशनल आथर कोई दूसरी कंट्री में या दूसरी सोसाइटी में जो जम्मू कश्मीर में ना रहा हो, साउथ इंडिया में हो, तो उसको कुछ प्रश्न उठेंगे कि ये क्या था, इसमें की बैकग्राउंड क्या थी। तो मैं उसको भी पूरा करने लगा। तो ऐसे करते करते 7-8 बार मैंने इसको फिर से रीराइट किया, फिर से लिखा। तो वो एक लंबी कहानी बन गई जिसको हम नावल कहते हैं। मैं दर्शकों के साथ इस बात साझा करना चाहूँगा कि सर का पहला उपन्यास डोगरी में जो प्रकाशित हुआ, हाशिए पर जिसे हम डोगरी में कहते हैं, उस पर सर आपको पहले ही नावल पे पद्मश्री रामनाथ शास्त्री अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद 2019 में साहित्य अकादमी का बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार जो रहता है उससे भी आपको पुरस्कृत किया गया। उसके साथ ही जब वह ट्रांसलेट हुआ हिंदी भाषा में, डॉक्टर चंचल भसीन जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया, तो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट की तरफ से भी उसको सम्मानित किया गया। उसके साथ ही पिछले दिनों वही नावल आपका पंजाबी में भी प्रकाशित हुआ और भी कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाला है। कैसा महसूस करते हैं कि पहले ही नावल से लाइमलाइट, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में भी वो शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका जो थीम था वो बेसिकली मैंने उस नावल के अंदर जो थीम है, जो कहानी है, जो कहानी के पीछे सत्य जाहिर करने की कोशिश की है, तो वो जो सत्य को रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो मुझे ये फील होता है, मुझे ये महसूस होता है कि जो बात मैं कहना चाहता था उस बात को रिकॉग्निशन मिली है, उस बात को माना गया है। तो छू जाती है, सत्य जो है वो दिल को छूता भी है। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि उस नावल में मैंने जब वो लिखा गया था तो हमारी आज़ादी के 65 साल हो चुके थे। तो 65 साल एक वक्त होता है, एक उम्र होती है। उसके बाद भी जो मैंने कुछ ऐसे लोगों को, कुछ क्या मतलब 1/3 पॉपुलेशन में कहता हूँ, मोर देन दैट, जो उस समय भी बिलो पॉवर्टी लाइन थी, तो उनका जो सत्य है ज़िंदगी का, जो वो मुझे बहुत खलता था। तो उसके पीछे मैंने अपना समाज, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, हमारी सियासत जो पॉलिटिक्स है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है, मैंने इसमें झांकने की कोशिश की है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और हु आर रिस्पॉन्सिबल। तो मैं भी हालांकि उसी का हिस्सा हूँ, मैं सोशल स्ट्रक्चर में भी एक सिटीज़न हूँ, मैं गवर्नेंस में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो उन सारी चीज़ों को नुक्ताचीनी करते हुए जो मैंने लिखा और उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिली, मुझे इस चीज़ से बहुत संतुष्टि मिलती है कि जो मैंने बात कही है, जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की बात उठाई है,
तो उसको सराहा गया है। वो सराहा गया क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पे नहीं, नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ पहुंची। यस, कि इसको साहित्य अवार्ड मिलने से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जो हमारा रीजनल लिटरेचर है जी, जी। उसमें से शायद ये पहली किताब थी कि जिसको इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस ने इंटरनेशनल लेवल पे खुद ट्रांसलेट करके पब्लिश किया। ये डोगरी साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और डोगरी साहित्यकारों के लिए तो है। बिल्कुल ठीक। तो इसके बाद फिर साहित्य अवार्ड मिला और रामनाथ शास्त्री अवार्ड भी मिला, प्रोफेसर रामनाथ जी, शास्त्री जी। अवार्ड भी मिला। फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेशन पे ट्रांसलेट डायरेक्टरेट का, हाँ, हिंदी ट्रांसलेटर को भी अवार्ड मिला। फिर इसके बाद पंजाबी का अनुवाद हुआ, चेतना प्रकाशन ने किया। तो हमारे फार्मर गवर्नर NN मोहरा साहब, जी, जी, उन्होंने रिलीज़ किया दिल्ली में। तो उन्होंने अपने एड्रेस में कहा कि मैं बहुत देर के बाद, बड़ी देर के बाद कोई लिटरेचर फंक्शन में आया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं किताब देख के मुझे लगा कि मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। फिर उसके बाद कश्मीरी में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। अच्छा। और अब वो प्रिंटिंग प्रेस में है, इसको साहित्य अकेडमी ने खुद करवाया है। अच्छा। उर्दू की ट्रांसलेशन इसकी जो है वो भी फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ट्रांसलेशन हो गया है। अब वो ट्रांसलेटर मुझसे बात कर रहा था कि मैं बीच में 2-4 सिटिंग करके अच्छा। तो उसकी एडिटिंग जो करनी होगी या ट्रांसलेशन में कहीं मीनिंग अगर बिगड़ रहा होगा तो ठीक करने की प्रोसेस। उसके बाद सर बेसिकली नावल लिखना बहुत तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि आपने इतना डिटेल वर्क उसमें दिया हुआ है। तो स्टडी बहुत ज़्यादा, या बचपन से जो आप देखते रहे उसी को आपने शब्दों पे आकार दिया? हाँ, जो आपने दूसरी बात कही कि जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जी। वो उन्हीं को एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी, एक लाइन देके तो उसी को मैंने शब्दों में उतारने की कोशिश की है। और इसमें कोई भी क्राफ्ट वर्क नहीं है, सारे का सारा सच्चाई को मैंने लफ्ज़ों में उतारा है। सच्चाई से बड़ा और क्राफ्ट क्या होगा। उसके बाद आपका एक और नावल भी आया बाद में, सेवाधनी। सेवाधनी है। सेवाधनी नावल जो है इसका कोई अराउंड 90, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 95 की बात है। अच्छा। तो हमारे J&K में एक चाइल्ड लेबर पे कानून पास हुआ था कि सिविल सर्वेंट्स, ये वो चाइल्ड लेबर जो है उनको घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, मेरे माइंड में एक रिएक्शन हुई उस समय। तो मैंने एक लेख लिखा था और मैंने न्यूज़पेपर को भेजा छापने के लिए। तो उन्होंने मुझे, न्यूज़पेपर ने, आई एम थैंकफुल टू न्यूज़पेपर कि उन्होंने छापा नहीं बट चिट्ठी लिख के मुझे वापस भेज दिया कि दे आर अनएबल टू पब्लिश इट। तो वो पेपर जो है, वो वाली चिट्ठी जो है वो तो कागज़ों में गुम हो गई, बट उसकी जो खलल थी मेरे माइंड में, मेरे मन में, वो कहीं ना कहीं खोदल, हाँ, जो चल रही, वो चलती रही। उसके बाद ज़िंदगी में और चाइल्ड लेबर के रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस मैं देखता रहा अपने अराउंड, आगे पीछे, वो इकट्ठे होते रहे। सही बात है सर। तो जब पहला नावल मैंने कंप्लीट कर दिया, फिर मुझे पहली बार तब महसूस हुआ कि मैं नावल लिख सकता हूँ, बड़ी कहानी लिख सकता हूँ। फिर मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि मुझे इस टॉपिक पे भी लिखना चाहिए। उसके इमीडिएट बाद फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। उसको मैंने बड़ी जल्दी लिख दिया। पहले नावल को मुझे लिखते लिखते 5-6 साल लगे, शुरुआत से लेके वहाँ तक। दूसरे नावल को, पहला नावल पब्लिश होने के बाद 2 साल बाद मैंने उसको रिलीज़ कर दिया। तो दैट मीन्स कि मैंने लेस देन 1 ईयर में उसको कंप्लीट कर। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका वो प्रोफेशन भी इतना हेक्टिक है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सेवाधनी को जब मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा, उसके बाद उसको जब मैंने फाइनल ड्राफ्ट बनाना था तो मेरे से हो ना पाए। मेरी पोस्टिंग उस समय लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी वाली चेयर पे थी, तो मुझे टाइम ना मिले। मुझे एक दिन मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हुई कि मेरा ये लिखा नहीं, काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है, काम नहीं, ये तो शुरुआत ही नहीं हो रही। हाँ। फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं रोज़ सवेरे उठ के कम से कम 1 पेज जो है इसको फेयर करूँगा, तो भी मैं इसको 2 महीने 2.5 महीने में ख़त्म कर लूँगा या 3 महीने ख़त्म कर लूँगा। फिर मैंने रोज़ सुबह उठते ही जो पहला काम है वो मैंने शुरू किया कि उस डायरी को खोल के जो लिखा हुआ था उसका मिनिमम, जिस दिन बहुत अर्जेंसी में भी जाना हो तो भी मैंने जल्दी उठ के 1 पेज उसका आदत बना ली, आदत।
तो किसी दिन 1 पेज, किसी दिन 2, 3, हम्म। 4, 5 भी हुए। तो वो करते करते मैंने कोई 1.5 महीने में फिर सारा नावल उसको फेयर कर दिया। तो मैं भी कहना चाहता सर, आमतौर पर लोग कहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि वक्त की कमी। हमें एक कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो चाहिए ही अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो लिटरेचर बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें। जैसे आपने खुद कहा कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के इंश्योर करता था कि कम से कम 1-2 पेज मैं कर ही लूँ। तो पैशन और प्रोफेशन साथ में चलते हैं तो आदमी रिलैक्स होके प्रोफेशन में भी अपना जो ड्यूटी है वो निभा सकते हैं। हाँ, अब मैं तो इस बात को बिल्कुल सही मानता हूँ जो आप कह रहे हैं। इसमें जो वक्त नहीं है, ये बहानेबाजी तो नहीं। असल में जो मेरे केस में है जी, कि इसमें रीओरिएंटेशन ऑफ योर शेड्यूल, बिल्कुल। अपना शेड्यूल जो है उसको आपने रीअरेंज करना है। जैसे मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, हम्म, जो घर आके जब बाहर गॉसिप करनी है, गप्पे मारनी है, मेरा लगभग नेग्लिजिबल है। तो अच्छा हुआ ना सर, हमें डोगरी साहित्य को खूबसूरत बढ़िया नावल मिल रहे हैं गासिप छोड़ने के साथ। दूसरा, मैंने जो हम रूटीन में टीवी पे प्रोग्राम देखते हाँ। रहते हैं, एक तो होता ना कि मैं मन बना के गया कि मैं ये मूवी देखूंगा, जी, एक होता टीवी ऑन किया जो भी आ रहा है टाइम उसको पास देख- के लिए जी। टाइम पास, वो मेरा जीरो है। मेरे घर में टीवी पिछले 12-14 साल से नहीं है। अच्छा, फिर पीछे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया टीवी, तो मुझे याद है कि उसको हमने 2 बार लगाया, सिर्फ वो ऐसे ही पड़ा है। तो अब बच्चे भी नहीं देखते हैं टीवी। न्यूज़ के लिए 5-7 न्यूज़पेपर हैं, वो रोज़ सवेरे मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो उसके अलावा ये वाला टाइम भी मैंने बचा लिया है। लिटरेचर को दिया जी। हाँ, तो ये सारा टाइम जो है या प्रोफेशन को जाता है, या लिटरेचर को जाता है, या फैमिली के साथ थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं या देखेंगे इस इंटरव्यू को, उनको ये पता चलना चाहिए कि अगर हम पैशन की तरह लें तो क्रिएटिव काम करने में आसानी भी रहती है, वक्त की कमी नहीं रहती, वक्त बिल्कुल बंदिश सही नहीं कह बनती। रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैशन, अब मैं नहीं कहूँगा कि पैशन की तरह लेना चाहिए, जब पैशन अपने आप अंदर से ही आता है, बट मुझे जो है वो अंदर से आता है। तो उसके लिए रीडिंग बड़ी ज़रूरी है। आपको बचपन में शौक था किताबें पढ़ने में? मैंने कोई उतनी ज़्यादा बचपन में गांव के स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ रीडिंग का उतना कोई माहौल नहीं होता है। बट यही है कि अपनी क्लास में जो एकेडमिक बुक्स हैं उसमें मैं अच्छे स्टूडेंट्स में रहा, कभी फर्स्ट सेकंड भी आया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, वहाँ भी साइंस की पढ़ाई की मैंने। अच्छा। लैंग्वेज की पढ़ाई मैंने सिर्फ हिंदी की 8th तक पढ़ी। उसके बाद हिंदी छोड़ के मैंने 9वीं 10वीं में ड्राइंग पढ़ी। अच्छा, ड्राइंग मेरी अपनी क्लास में अच्छी थी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी थी। मेरे टीचर ने मुझे एक बार अपनी किताब मुझे उसने भेंट की। भेंट रिवार्ड दिया कि अच्छा। आप अच्छी पढ़ाई में अच्छे हो। तो पढ़ना, कुछ एक किताबें मैंने पढ़ी हुई थी, मतलब अगर मैं देखूं कि मेरे इन्वायरमेंट में जो बाकी लड़के पढ़ते थे उसके हिसाब से देखूं तो मैंने कुछ एक किताबें पढ़ी हुई थी। बाकी जो अदरवाइज़ कल्चर नहीं है हमारे गांव में, इस तरह की कल्चर नहीं है। आज भी आप, मुझे यकीन है कि आज भी आप किताबों की दुकान पे जाओगे मेरे गांव में, वहाँ आपको लिटरेचर के नावल शावल नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने जो पेंटिंग की और पेंटिंग में आप बहुत अच्छे थे, तो ऑब्जेक्ट स्टडी आपका सब्जेक्ट ही रहा, तो इतनी आपने डिटेल स्टडी की सबकी की। एक और खूबसूरत नावल और थॉट प्रोवोकिंग नावल, कुर्बान बस्त, कुर्बान, बिल्कुल हट के। हाँ, कुर्बान बस्त अगेन वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कि पुलिस की नौकरी करते हैं तो बड़े हार्श एक्सपीरियंसेस भी आते हैं लाइफ जी। में। कई बार सामने आपको देख के आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। बेशक आदमी आंसू नहीं निकालता है, बट ह्यूमैनिटी तो है। ह्यूमैनिटी सामने आ जाती है। तो कुर्बान बस्त भी एक वो चीज़ है कि 1986 में 18 सितंबर शाम को मैं पहली बार श्रीनगर गया था। अच्छा, 19 सितंबर को मेरी कॉलेज में एडमिशन हुई थी। अच्छा। तो तब का कश्मीर वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। 1986 से लेके 1999 तक दिसंबर नवंबर में जब फुल मिलिटेंसी का पीक पे आ गई जब। हाँ पीक पे आगे वो वाल आ गया, तो वो पीसफुल टाइम के पूरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बचपन की अल्लड़पुने में हमने देखे हैं, जिया है उनको। फिर उसके बाद मिलिटेंसी होने के बाद हमारी पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, 1 साल हमारा डिले हो गया डिग्री मिलने में। फिर उसके बाद पुलिस में आने के बाद तो हम बिल्कुल एकदम बीच में इन्वॉल्व हो गए। सुसाइडल अटैक में एक बार मैं खुद, मेरा साथी बिल्कुल इतनी दूर बैठा था, मैं इससे भी पास बैठा था, वो मर गया, मैं बच गया। नैरो एस्केप है। नैरो एस्केप।
तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही। ये एक्सपीरियंसेस अब हमारे साथ उस कम्युनिटी नहीं कहूँगा, मतलब उस ग्रुप से भी लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा मिलिटेंसी के बीच में काम करते हैं, खुबे हुए हैं, जो मिलिटेंसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम तो मिलिटेंसी के साथ फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो मिलिटेंसी में बीच ज़िंदगी जी रहे हैं। कि कुछ एक एक्सपीरियंस कश्मीर में देखोगे कि बाप पुलिस में है, बेटा मिलिटेंट है। ये भी देखो त्रासदी है। एक बाप पुलिस में है, बेटा मिलिटेंट बन के मर रहा है, दूसरा बेटा उसकी पुलिस में सिलेक्शन हुई है, उसकी पुलिस की वेरिफिकेशन हो रही है। तो इस तरह के जो मिलिटेंसी की जहाँ हो रही है उस सोसाइटी में जो एक आम इंसान जो उस दर्द को जी रहा है, मैंने उस पार्ट को देखने की कोशिश की और उस पार्ट को लिखने की कोशिश की है कि मिलिटेंसी तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और उसको आर्म्ड वे में खेला जा रहा है, बट उसके साथ जो ज़मीनी इंसान है, इमोशंस जुड़े हैं फैमिलीज के, तो मैंने उस चीज़ को लिखने की कोशिश की है कि पढ़ने वाला चाहे वो मिलिटेंसी की थॉट रखने वाला हो, चाहे उसके साथ फाइट करने वाला हो, तो वो ये फील कर सके कि हमारे एक्शन से वो उसमें करेक्टर है। यस। तो ये उसमें आपने बड़ा डिटेल वर्क दिया हुआ है, कश्मीर की जो विरासत है, कल्चर है, उसको भी टच करने की कोशिश की है। उसका यही है कि 86 में अभी बच्चा ही था जब हम कॉलेज में गए, तो छोटी चीज़ों को इनको देखा। फिर पुलिस में आने के बाद आधे साथी कश्मीर के रहने वाले हैं, गाँव के रहने वाले हैं, वो सारी ज़िंदगी हमसे भी अलग तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक मोहल्ले में मिलिटेंट है, एक मोहल्ले दूसरा मोहल्ले का पुलिस वाला है, बीच में, तो उसके बीच में वो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। तो कहने को तो बड़ा ऐसे कह देते हैं हम, बट एक्चुअली जो ज़िंदगी जी रहा है वो तो बड़ा मुश्किल है, अनुभव करके ही पता चलता है। वो अनुभव करके पता चलता है। तो वो अनुभव कुछ मैंने जो खुद क्लोजली फेस किए हुए हैं, कुछ जो मैंने सुने हुए हैं, बट इसमें भी मैं सच बोलूं कि ये सारे का सारा यथार्थ को मैंने उतारने की कोशिश की है। तभी इतना टच करता है, टच भी इसीलिए करता है शायद क्योंकि इमोशन उसमें ज़्यादा रहते हैं। जी सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था, जैसे आपने क्राइम में ज़्यादा काम किया और मिलिटेंट जो ऑपरेशन वगैरह उनमें भी आप क्लोजली रहे, कभी ये जहन में आया कि मैं थ्रिलर पे भी लिखूं? क्योंकि डोगरी भाषा में आज तक मुझे नहीं लगता कि थ्रिलर कोई नावल लिखा गया हो। आप ठीक कह रहे हैं कि मेरे नोटिस में ये इशू ऑलरेडी आया हुआ है, क्योंकि आप क्लोजली वो चीज़ें जानते हैं, आप उतार सकते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत सारी ऐसी हैं, मतलब जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, अगर यथार्थ में देखा जाए तो वो थ्रिलर कम है और उसमें जो मैनिपुलेशंस हैं वो ज़्यादा हैं। तो मेरे माइंड में बड़ी देर से है कि मैं इस पे भी एक कंसेप्ट जहन में घूम रहा है, एक नैरेटिव इस पे भी लिखना चाहूँगा किसी दिन। ज़्यादातर जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है वह कहता है कि डोगरी भाषा का बहुत ख़तरा है, ख़त्म हो रही है, लेकिन जब हाई प्रोफाइल पे जो लोग काम कर रहे हैं जैसे आप, वो साहित्य की सेवा कर रहे हैं, साहित्य को साधना की तरह ले रहे हैं, तो आप क्या भविष्य समझते हैं डोगरी भाषा का बतौर डोगरी साहित्यकार? देखो, भाषा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रोकने से रोकी नहीं जा सकती और बनाने से ज़बरदस्ती बनाई नहीं जा सकती। ये एक कल्चरल सोशल प्रोसेस है। तो सोशल कल्चरल प्रोसेस में जब तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो तब तक तो इसका ख़त्म होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब इतने एक्टिव माइंड में ये चीज़ आ चुकी है तो अब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए। इसको जीना है, इस भाषा को जीना है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं जो, तो इस बात में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे इम्पल्सिवली, जैसे आपने भी बात करते करते बोल दिया खोदल। कुछ वर्ड तो खोदल मतलब कि हम जो मज़ा आता है, जो असल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में है। तो इसी तरह से मैं आपको हाशी पर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाशी पर को मैंने स्टार्ट किया था शॉर्ट स्टोरी लिखना, और मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। क्योंकि हिंदी लिखी हुई बड़ी देर से नहीं थी,
और डोगरी तो इट वाज आउट ऑफ सिलेबस कि मैं डोगरी में लिखूंगा, ये एहसास ही नहीं था। मैं इंग्लिश में लिखना शुरू किया। 18-19 पेज या 20 पेज लिखे होंगे मैंने डायरी पे। तो मैं हर गए दिन ना, एक मेरा दोस्त है इंग्लिश लिटरेचर में, उसने एमए की है, मैं उसको फ़ोन करके पूछता था यार इसके लिए राइट वर्ड क्या होगा, इसके लिए राइट वर्ड क्या होगा। क्योंकि विचार जो पनप रहे थे वो डोगरी में, मातृभाषा में ही पनप रहे थे, लेकिन मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे। अच्छा, कई जगह हो पा रहे थे, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाती थी कि चलेगा। फिर एक जगह पे मैं आके अटक गया। एक जगह वर्ड लिखना था ट्वाला, जो हम गाँव में छोटी सी पैरापट दीवार के अंदर हमने छलांग मार के उसको क्रॉस, तो उसके अंदर चूल्हा बनाया होता है, वहीं बैठ के खाना खाते हैं। उसके ऊपर छत कोई नहीं होता, उसके ऊपर छत कोई नहीं होता, कोई 2.5-3 फुट की दीवार के ऐसे बना के 3 साइडों में ओपन किचन। बट ओपन किचन लिखेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो ट्वाला नहीं बनता करने के लिए। तो मुझे भी बोला गया कि आप इसको ओपन किचन लिख सकते हो, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखो या, बट इस पे काफ़ी एक्सरसाइज हुई, बट कोई राइट वर्ड नहीं मुझे मिला। फिर बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि ट्वाला तो हमारे उस जगह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे सर्दी नहीं होती, और इंग्लिश उस जगह की भाषा है जहाँ इतनी सर्दी है कि वहाँ ट्वाला नहीं बनाते, इसलिए इसका उनके पास कोई वर्ड ही नहीं है कोई भी। तो फिर इसी बात पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस किताब को, इस स्टोरी को, उस समय तो मैं स्टोरी लिख रहा था, कि इस स्टोरी को मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा आगे, मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको डोगरी में, हिंदी में भी नहीं लिखूंगा, डोगरी में लिखूंगा, कि जो जैसे हम सोचते हैं, जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन चीज़ों को वैसे मैं कह पाऊँ। जैसे हम बोलते हैं ना, उन्हें उसी आख्या थे, उन्हें बत्तर ही नहीं देता उसी, अब बत्तर नहीं देता है, इसको मैं तो प्रॉपरली नहीं एक्सप्रेस, डॉक्टर भाई घास नहीं डाला हिंदी में, लेकिन जो बत्तर में मजा है वो घास में नहीं है मजा। तो ये जो थॉट है, जो हमारे सोच विचार है, जब तक डोगरी में है तो ये नहीं मरेगी। हाँ, इसको कुछ एक चीज़ें और करेंगे तो थोड़ी और फास्ट होगी, जैसे लिटरेचर इसका है। पीछे मुझे एक प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, तो वहाँ पे मैंने यही कहा कि हमने डोगरी में अभी बहुत काम बाकी है। तो इसमें जो तो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, जो पैशनेटली काम कर रहे हैं, उनका एक अपना तरीका है, तौर तरीका है लिखने का, उनके अपने शौक़ हैं कि मैं इस पे लिखूँगा। जैसे आपका एक पर्टिकुलर शौक़ होगा कि आप इस पे लिखोगे, किसी को कविता पे लिखना है। बट इसके अलावा जो हमारा एकेडमिक्स है, उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो मैं समझता हूँ, आई डोंट नो कि वो इस चीज़ को एग्री करें ना करें, कि उनका इम्पॉर्टेंट कि ये रोल है कि जितना भी लिटरेचर लिखा जा रहा है, चाहे उसको कहा जाए कि बहुत उच्च मयार का नहीं है, चाहे उसको कहें बड़े उच्च मयार, इस पे जो लिखा गया है, इसके ऊपर खूब सारी चर्चा होनी चाहिए। जितने स्कॉलर्स हैं, मैं तो क्रिटिसिज्म का कमी बहुत ज़्यादा, बहुत कमी है, कि मैं देखता हूँ कि गिने चुने लोग हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि आप बुक रिलीज पे पेपर लिखो। वो तो पेपर जो विमोचनात्मक पेपर हो जाता है, आलोचनात्मक नहीं रहता। आलोचना उसमें तो होता है कि सिर्फ प्रशंसा वाली बात है, क्योंकि रिश्तेदार नीचे बैठे हैं, उसी ने बुलाया हुआ है राइटर ने तो इसमें स्कूल लेवल तक, जैसे अभी स्कूल लेवल तक लेक्चरर्स, मतलब 10+2 पे भी पढ़ाई जा रही डोगरी, कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, तो इसमें आलोचना वाला पार्ट जो है ये खूब होना चाहिए। सिलेबस जो है ये आलोचना से भरा हुआ होना चाहिए। जब आलोचना पे आएगा, इवन मैं कहता हूँ कि मेरी किताबों में के ऊपर जिसने मुझे बोला कि आपने, किसी ने बोला कि आपने ये ज़्यादा लिख दिया, किसी ने बोला कि ये कम लिखा, तो उससे भी जो राइटर है उसकी माइंड में क्लैरिटी आती है कि मैं ये चीज़ लिख तो सकता था, लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे लिखना चाहिए था। तो आलोचना वाला पार्ट जो है एकेडमिक्स में ये खूब सारा होना चाहिए। सिलेबस जो है ये आलोचना भरा होना चाहिए। उम्मीद करेंगे सर, जैसे आपने कहा कि आलोचनात्मक साहित्य होना चाहिए, तभी डोगरी का साहित्य वास्तव में फल फूल पाएगा। लेकिन आलोचनात्मक साहित्य भी व्यक्तिगत ना हो जाए। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है कि आलोचना अलग अलग तरीके से की जा सकती है, कि जैसे ओवरऑल पोइट्री पे किसने किया, नेचर
कि पोइट्री आलोचना रचना पे ही हो कहेंगे कई बार, क्योंकि दायरा बड़ा छोटा है तो व्यक्तिगत भी हो जाती है कई बार। हाँ नहीं चलो, वो तो अगर होगी भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसी जिगजैग प्रोसेस है कि अपने आप उसमें छंटनी हो जाती है अच्छे साहित्य। छंटना शुरू हो जाएगा। क्यों, जो व्यक्तिगत होगा तो उसको जो ऑडियंस है, श्रोता है जो है, वो ही छंटित कर देंगे, क्योंकि पाठक भी बहुत बड़ा आलोचक रहता है। यस, पाठक से बड़ा कोई आलोचक नहीं। बिल्कुल सही बात है। सर, अब एक्सेल स्टूडियोज़ में आपने ढेर सारी बातें की, भविष्य में भी आपको कष्ट देंगे साहित्य के हवाले से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश्वर सिंह राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे श्रोताओं के साथ मुलाकात करने का मौका दिया, मेरे मन की बात जो है उनको दूसरों के साथ साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बेबाक बातचीत सुनी शैलेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि अगर आपको एक्सप्रेस करना है जो भी आपके मन में आ रहा है तो मातृभाषा से बढ़िया माध्यम कोई नहीं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।